गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। इसमें अपन लोग बात करेंगे कि किस तरीके से डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक मूविंग पार्टिकल, हर एक गतिशील कण अपनी कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर के साथ साथ किस तरीके से अपनी तरंग प्रकृति भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पे डी ब्रोगली ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था कि अ वेव इज एसोसिएटेड with a moving particle। इसमें डी ब्रोगली ने क्या बताया कि हर एक गतिशील कण के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव आप लोगों के पास क्या होती है, एसोसिएट होती है। इट मींस हर एक गतिशील कण के साथ एक तरंग आप लोगों के पास क्या होती है, संलग्न होती है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई कि जो भी आप लोगों के पास मैटर है, इट मींस जो भी आप लोगों के पास पार्टिकल है, वो पार्टिकल अपने दो तरीके के नेचर क्या करता है, हमेशा शो करता है। इट मींस एक नेचर होता है आप लोगों का वेव नेचर और एक आप लोगों के पास होता है पार्टिकल नेचर। इसको अपन बोलते हैं कणीय प्रकृति, इसको अपन बोलते हैं तरंग प्रकृति। तो यहाँ पे डी ब्रोगली बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है तो वो अपने पास पार्टिकल नेचर भी रखेगा, तो साथ में वो अपने साथ कौन सा नेचर भी रखेगा, वेव नेचर भी रखेगा। इट मींस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने एक तरीके से यही बताया कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव आप लोगों के पास क्या होती है, एसोसिएट होती है। इट मींस उन्होंने एक मूविंग पार्टिकल के लिए उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में एक रिलेशन दिया और वो सिंपल सा रिलेशन था आप लोगों के पास लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन में पी। आई बात सुन लोगों को? पी यहां पर क्या एक तरीके से मोमेंटम, देन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम इनटू वी। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे डी ब्रोगली ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के उनमें एक दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि इस फॉर्मूले के थ्रू या इस रिलेशन के थ्रू आप वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे में क्या देख सकते हैं, रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों के पास लैम्बडा होता है, ये लैम्बडा आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। क्या होती है आप लोगों के पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। आई बात समझ लोगों को? P आप लोगों के पास क्या होता है, P इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, कण का संवेग। M क्या होता है आप लोगों के पास, मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। V आप लोगों के पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे आप सबको पता होता है कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करेगी, तरंग दैर्घ्य एक तरीके से उस सिस्टम के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड पी क्या होता है, मोमेंटम। और आप सबको पता होता है कि मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास होता है, क्योंकि जिसके पास मास होगा, वेलोसिटी होगा, उसी के पास तो मोमेंटम होगा। और जिसके पास मास है, इट मींस वो एक तरीके से वहां पर उसके कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे इस फॉर्मूले के थ्रू अपन लोग क्या देखते हैं कि अपन लोगों के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में एक रिलेशन बनता है। और वो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन में पी, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी को, m इंटू वी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बना, h अपॉन में m इंटू वी। तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने सिंपल सा एक रिलेशन दिया जिसके थ्रू अपन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एक दूसरे से उस क्या बता सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आप लोगों के पास रिलेटेड होते हैं। आई बात समझ में? अब आता भी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये रिलेशन कहां से आया। अरे आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, आपने बोल दिया कि डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया कि लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन में एमवी, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन इसको देखते हैं यहाँ पे, तब आप देखना कि लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन में पी। अब ये रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन पर अब अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखना अब आप लोग
कि रिलेशन आप लोगों के पास किस तरीके से है। अब आप सबको ये फॉर्मूला सबको आपको पता है, E इक्वल टू एच न्यू, और एक आप लोगों के पास होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अपन लोग बोलते हैं मैक्स प्लैंक थ्योरी से लिया है इसको अपन ने, E इक्वल टू एच न्यू। और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, ये आप लोगों के पास एक तरीके से एनर्जी मास रिलेशन होता है। आई बस में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है ये, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या देते हैं 2 देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां पर आप लोगों के पास जो सी है, ये सी एक तरीके से क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैटर लिख देता हूँ इसको, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आप सबको पता होता है कि ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा h, ठीक, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा c अपॉन में लैम्बडा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा mc स्क्वायर। एक c से ये एक c कैंसिल हो गया आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास h अपॉन में लैम्बडा इक्वल टू कितना हुआ mc। तो ऐसी कंडीशन पे m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है आप लोगों के पास, तो हो जाएगा h अपॉन में लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास p। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन में p। आई बात समझ में लोगों। तो इस तरीके से इस रिलेशन के थ्रू डी ब्रुगली ने एक तरीके से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वेव नेचर पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है और पार्टिकल नेचर किस पर डिपेंड करता है, आप लोगों का वेव नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन पे एक सिंपल फार्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन में p। समझ में आया कि नहीं आया, आई बात सुनने, आगे चले अपन इसी, अब अपन को पता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ आपके पास एक वेव क्या होगी, आप लोगों के पास एक तरंग क्या होगी, आप लोगों के पास एसोसिएट होगी, संलग्न होगी, संबद्ध होगी। तो अब अपन उस तरंग का या उस वेव का अपन लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन अलग अलग पार्टिकल के लिए, अलग अलग कण के लिए अब अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। आई बात समझ में आपको, ठीक है बेटा। अब अपन किस तरीके से अलग अलग गतिशील कण के साथ, ठीक है, जो तरंग संलग्न होती है, अब अपन उसकी क्या कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या करते हैं अपन लोग, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य की अपन लोग गणना करते हैं, उसकी कैलकुलेशन अपन लोग करते हैं। जैसे केस फर्स्ट लेते हैं अपन लोग, केस फर्स्ट में अपन लोग मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास आप लोगों के पास कितना है m, और इसका वेलोसिटी अपन लोगों ने कितना मान लिया v। इट मींस कोई भी एक कण है जिसका द्रव्यमान m और वो v वेग से क्या कर रहा है, आप लोगों के पास गति कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे से कोई पूछे कि अगर मास m है, वेग v है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो मैं बिना किसी टेंशन के m इंटू वी लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ इसका संवेग। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो कण का संवेग होगा, ठीक है ना, कण का जो मेरे पास संवेग होगा, इट मींस जो मोमेंटम होगा मेरे पास, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा, वो कितना हो जाएगा p इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ की, किसकी बात करता हूँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करता हूँ। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आप लोगों के पास कितना होता है, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन में p होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे p का वैल्यू आप लोगों के पास कितना है, m इंटू वी। तो ऐसी कंडीशन पे लैम्बडा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, h अपॉन में m इंटू वी। चलेगा कि नहीं चलेगा, आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। और अगर मेरे को कोई बोले कि इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आप लोगों के पास हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका गतिज ऊर्जा कितना जाएगा आप लोगों के पास, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास E के गतिज ऊर्जा इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे मैं इसको क्या करता हूँ, m से मल्टीप्लाई करता हूँ, m से डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 1/2
m इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन में m लिख सकता हूँ m इंटू वी किसके इक्वल है, p के इक्वल। तो जो मेरे पास E के गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो मेरे पास कितना जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से मेरे पास p का वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, देन p इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2m e के हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये वैल्यू भी तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास लैम्बडा इक्वल टू एक तरीके से कितना जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन में रूट में 2m e के। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखो कि इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, इसको अपन इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 दे देते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करा कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, मैंने उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करा। अरे बस में इसको अपन पार्टिकल अपन इसको a बोल देते हैं। तो मैंने एक तरीके से ये पार्टिकल a का क्या कैलकुलेट कर लिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 फार्मूले बने, एक फार्मूला तरंगदैर्घ्य और संवेग, इट मींस वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बता रहा है, एक वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है, तरंगदैर्घ्य और वेग के बीच में संबंध बता रहा है, और एक आप लोगों के पास वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या बता रहा है, आप लोगों के पास संबंध बता रहा है। तो केस फर्स्ट में अपन लोगों ने किसी भी पार्टिकल A का अपन लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। आई बात समझ में आप सबको। इसी तरीके से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं फॉर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक, केस सेकंड में अपन लोग एक तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, इट मींस किसी भी त्वरित आवेशित कण के लिए अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, किसकी गणना करेंगे, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करेंगे। अब चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सब अपने पास क्या है, चार्ज पार्टिकल। और आप सबको पता था कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए अपन लोगों को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र देना पड़ता है। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो अपन तभी देते हैं जब अपन उस मटेरियल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक उस मटेरियल के दोनों तरफ अपन क्या उत्पन्न करते हैं, एक विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तभी वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने मान लिया कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो आवेशित कण है, उसका द्रव्यमान अपन लोगों ने कितना मान लिया, m। ठीक, और अपन लोगों ने मान लिया कि वो कितना वेलोसिटी से जा रहा है, अभी v वेलोसिटी से जा रहा है, और उसको मूव करवाने के लिए अपन लोगों ने वहां पे कितना पोटेंशियल दे दिया, कितना विभवांतर उत्पन्न कर दिया अपन लोगों ने v, और उस वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आप लोगों के पास E के। और अपन लोगों ने मान लिया कि उस चार्ज पार्टिकल का पर जो चार्ज है वो कितना है आप लोगों के पास Q, जो आवेश है वो कितना है आप लोगों के पास Q। तो ये जो है ये तो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल मतलब एक तरीके से मैं सिंपल सी बात करूं तो विभव हो गया। ये Q आप लोगों के पास क्या हो गया, Q आप लोगों के पास चार्ज हो गया, इट मींस ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, आवेश हो गया। E के आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, ये आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। और M आप लोगों के पास क्या होगा, मास हो गया, मतलब उस चार्ज पार्टिकल का एक तरीके से क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, और वो फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है E के इक्वल टू Q इंटू V। आई बात समझ में आप लोगों को। अब ये जो आप लोगों के पास रिलेशन होता है, ठीक, इसको अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है, स्थिर वैद्युतिकी में जो अपना विभवांतर वाला चैप्टर है, विभव और विभवांतर वाला, वहां पर अपन लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हैं कि जो E के जो आप लोगों के पास E की वैल्यू होगी यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगी, Q इंटू V के इक्वल होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप सबको पता था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है,
ठीक, वो आप लोगों के पास कितनी होती है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन में रूट में कितना होता है आप लोगों के पास 2m ई के इक्वल होता है कि नहीं होता है, और ई के की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, q इंटू वी, देन लैम्बडा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, h अपॉन में रूट में 2m q इंटू वी हो जाएगा आप लोगों के पास। एक फॉर्मूला आप लोगों के पास ये बना। आई बस में इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं अपन इसको। आई बस में आप लोगों तो चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक, तो अपन यहाँ पे ये किसके लिए निकाला अपन लोगों ने, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अपन लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अपन इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, गणना या उसकी कैलकुलेशन अपन लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज पार्टिकल, अब मैं ले लेता हूं कि वो चार्ज पार्टिकल मेरे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक, तो केस सेकंड में ही केस सेकंड में अपन फर्स्ट बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप सबको पता होता है किसके इक्वल होता है, E, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। E ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ये परिमाण लिखा है ओनली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अरे बस समझ आप लोगों को। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, वैद्युत क्षेत्र में मूव करता है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन में रूट में 2m q इंटू वी। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लैम्बडा e इक्वल टू h अपॉन में ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास रूट में 2me e इंटू वी। तो ऐसी कंडीशन पे जो फॉर्मूला आप लोगों के पास बनेगा वो बनेगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में रूट में आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास कितना ही होता है, ठीक। और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V को अपन लोगों ने अलग लिख दिया 1 अपॉन रूट में V। आई बस में। तो ये जो वेवलेंथ आप लोगों के पास निकलेगी, ये किसके लिए निकलेगी आप लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगी। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे कितनी है ये। ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में रूट में v। आई बात समझ में। इसी तरीके से अपन प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूंगा तो यहां पर अपन फॉर किसके लिए बात करते हैं, फॉर प्रोटॉन, ठीक। और प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है आप लोगों के पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो ऐसी कंडीशन पे फॉर्मूला ये लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन में रूट में 2mq इंटू v। आई बात समझ आप लोगों को। तो अब यहाँ पर अपन लोग इसकी जगह क्या लिख देते हैं, प्रोटॉन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग खुद मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो लैम्बडा p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1 अपॉन में रूट में v को अपन क्या कर देंगे, एक तरफ लिख देंगे। इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे खुद लिखेंगे और वैल्यू हमेशा किस में लिखना है अपन लोगों को, एंगस्ट्रॉम में लिखना है। इसी तरीके से अपन लोग किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब अपन अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अल्फा पार्टिकल। और आप सबको पता होता है कि जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, ठीक है ना, Q अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ Q प्रोटॉन। तो
तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से जो अल्फा का मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर मैं अल्फा के लिए बात करूंगा तो यहाँ पर अल्फा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास क्यू अल्फा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आएगी अब आप देखना। तो यहाँ पे 2 एम अल्फा की जगह मेरे पास कितना हो जाएगा 4 एम पी हो जाएगा, आगे बात समझ आप लोगों को। और क्यू अल्फा की जगह कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 2e, ठीक। और आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा v आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास लैम्बडा अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8, इस 8 को अपन साइड में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/रूट में 8। तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा h अपॉन में रूट में 2 mp e इंटू वी। और ये जो वेवलेंथ है, ये जो तरंग है, ये किसके इक्वल है, लैम्बडा पी के इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास लैम्बडा अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाएगा लैम्बडा पी अपॉन में 2√2 के। आगे बात समझना आप